नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील हालाखंडी है। मैं पेशे से इंजीनियर हूं और मुझे इंडस्ट्री का करीब 40 साल का अनुभव है, जिसमें मटेरियल्स मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फिर प्लांट इंस्टॉलेशन, सिलेक्शन ऑफ मशीनरी आदि का अनुभव है। और इसी बीच मुझे मैन मैनेजमेंट का विशेषकर बहुत ज़्यादा काफ़ी अनुभव है। और मुझे मैं टेक्निकल थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन मेरा पीआर और मैन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, जिसमें मैं आसानी से लोगों से काम करवा सकता था। तो वही शेयर अनुभव करने के लिए मैंने 2-3 साल पहले ये चैनल शुरू किया था, जो बाद में मैंने किन्हीं कारणों से बंद कर दिया। और अब फिर से अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी, द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। तो मैंने सोचा कि इसको पढ़कर और इसमें जो संदेश दिए गए हैं उनको अपने तरह से व्याख्या करके आपके साथ शेयर करूँ। आशा आपको अच्छी लगेगी। और उससे पहले, यदि आपको सारे मेरी जो एपिसोड्स या वीडियोस देखने हैं, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो काला आई बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, यूरोप में बिजनेसमैन, या ना जो लेखक थे, का कॉलमिस्ट थे और शेयर ट्रेडर थे। उन्होंने काफी पैसा कमाया है। उनका नाम है नादिम तलेब। ये जर्मनी के थे। इन्होंने, जब इनकी बॉडी काफी डील डॉल इनका खराब हो गया, मतलब असंतुलित बॉडी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि ये अपनी कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ खेल खेलें, या जिससे कि उनकी बॉडी को शेप में लाया जा सके। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जॉगर्स जो मॉर्निंग में जॉगिंग करते हैं, 3-3 4 2-2 3-3 घंटे जॉगिंग करते हैं मार्ग में, उनको देखा। तो फिर उन्होंने पाया कि ये लोग तो बहुत सीकचे टाइप के दुबले पतले आदमी और एकदम अनाकर्षक आदमी, तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद उसको लगा कि यार, बॉडी बिल्डर्स देखना चाहिए। बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं और उनसे उनकी बॉडी अच्छी बनती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत लंबे चौड़े तगड़े और मूर्ख किस्म के लोग लग रहे हैं, तो उन्होंने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने साइकिलिस्ट को देखा। लोग साइकिलिस्ट दो दो 20-20 30-30 40-40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक रोज की चलाते हैं। तो फिर उनको देखा, जब उन्होंने कहा कि वो ठीक दिखने में थोड़ा ठीक ठाक तो लिख लें, लेकिन नीचे से बहुत चौड़े हैं और इनकी बॉडी एकदम अजीब सी दिखी थी। उन्होंने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर उन्होंने स्विमिंग की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने देखा कि हाँ, स्विमिंग के जो लोग होते हैं एकदम स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ऊपर से नीचे से एकदम जिसे आप एयर डायनेमिक बॉडी कहते हैं, उस तरह की बॉडी होती है। तो उन्होंने फिर चूज किया कि मैं स्विमिंग करूंगा, ताकि मुझे अपने शरीर को संतुलित और स्लिम एंड ट्रिम और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद उन्हें पता लगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं। ये उनका एक इल्यूशन ही था कि अगर वो स्विमिंग करेंगे तो उनकी बॉडी स्लिम स्विमर जैसी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि जो स्विमर्स होते हैं, जो चैंपियन स्विमर्स होते हैं, उनकी स्विमिंग करने के कारण बॉडी ऐसी नहीं होती है। वो उनकी बॉडी उस तरह की होती है, इसलिए उनको स्विमिंग के लिए चूज किया जाता है। तो उल्टा होता है कि आप रिजल्ट वो नहीं है, वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि उनकी वो बॉडी है इसलिए वो स्विमर है। इसलिए नहीं है कि वो स्विमर है कि और स्विमर स्विमिंग करने की वजह से उनकी बॉडी वैसी हो गई है। यानी वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, रिजल्ट नहीं है। यानी आप रिजल्ट के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि उनकी अच्छा स्विमर बनने के लिए आपको बॉडी वैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप स्विमिंग करेंगे तो आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। आप इसका अंतर समझ रहे होंगे। अगर आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम और स्ट्रीमलाइंड है तो आप एक अच्छे स्विमर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, स्लिम ट्रिम और अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। तो ये स्पष्ट, बहुत क्लियर, उनको बहुत क्लियर हो गया। ऐसा ही आपने देखा होगा कि जो कुछ महिला मॉडल्स होती हैं, फीमेल मॉडल्स होती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। वो किसी कॉस्मेटिक का एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो लगता है कि इतना सुंदर होती हैं। तो सारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो इस पर सोच पड़ते हैं कि अगर ये हम फला फला कॉस्मेटिक्स, पाउडर, क्रीम आदि यूज करेंगे तो हम खूबसूरत हो जाएंगे। तो उस जो मॉडल है उसका, उन कॉस्मेटिक्स की वजह से वो इतनी खूबसूरत नहीं है। वो खूबसूरत है इसलिए उसको इस मॉडलिंग के लिए चूज किया गया था। यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसका कि वो ब्यूटीफुल दिखे। ये नहीं था कि रिजल्ट ये है कि वो ब्यूटीफुल उन क्रीम को इस्तेमाल करने से होती है। तो जो इस तरह का जो इल्यूशन होता है उसको एक स्विमर बॉडी इल्यूशन कहते हैं। जिसमें आप समझते हैं कि आपको स्विमिंग करने से आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। यानी कि आप रिजल्ट उसका मानते हैं एफर्ट करें, एफर्ट, उस एफर्ट से वो रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं है। वो रिजल्ट, वो बॉडी ऐसी है इसलिए आप एक अच्छे स्विमर बनो, तो उसको स्विमिंग बॉडी एल्यूशन कहा जाता है।
अब जैसा कि ये केवल बॉडी बिल्डिंग और इसी पर ही सीमित नहीं है। यदि आप देखेंगे कि अ, आप अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो आप काफी अच्छा पे चेक मिलेंगे और काफी सफल होंगे। अगर इंडियन एग्जाम्पल है तो आईआईएम से अगर आप पढ़े हुए हैं, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं या फिर एसपी जैन से पढ़े हुए हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, इनसे आज जो लोग निकलते हैं वो काफी सफल होते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो लोग सफल होते हैं उनको, इसलिए वो सफल होते हैं क्योंकि उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही टफ होता है। आईआईएम अहमदाबाद या कलकत्ता या बेंगलोर, जो तीन प्रमुख नंबर प्रथम तीन है, या एमडीआई गुड़गांव ले ले, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो पहले उस समय जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था इन इंस्टीट्यूट के लिए, वो बहुत ही टफ हुआ करता था और इनमें एडमिशन लेना काफी मुश्किल होता था। तो जो रिजल्ट होता है, जो इनसे के बाहर जो ग्रेजुएट निकलते हैं उनको अच्छा पेचेक इसलिए मिलता है, इसलिए नहीं कि वो आईआईएम में पढ़े हुए हैं या जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं या फिर एसपी जैन में पढ़े हुए हैं, इसलिए कि वो उन इंस्टीट्यूट्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है। वो कैंडिडेट ही ऐसे चूज करते हैं अपने एडमिशन के लिए कि वो अच्छे निकले। इसी में एक और जो इस पुस्तक का ये टपोली जो लेखक है, उन्होंने लिखा था कि यूरोप में, स्विट्जरलैंड में गैलन यूनिवर्सिटी है, जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है यूरोप की मैनेजमेंट के में। तो क्या वहाँ सचमुच में बहुत अच्छा पढ़ाई किया जाता है? क्या सब है, अच्छे लेसन दिए जाते हैं? तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा, केवल एक मीडियोकर सी लगी। ये हालांकि उन्होंने इस पे कैवेट दिया है कि मैं 50 25 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की स्थिति चेंज हो गई है, तो बात नहीं है। तो उनका कहना है कि उस यूनिवर्सिटी से जो अच्छे लोग, जो अच्छे सफल लोग जो निकलते हैं वो काफी सफल लगते हैं। तो वो क्या वहाँ पे के मौसम की वजह से होते हैं, या वहाँ के खाने की वजह से होते हैं, या वहाँ की सुहानी पहाड़ियों की वजह से अच्छे सक्सेसफुल निकलते हैं? ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उनका यही कहना है कि इट इज अ सिलेक्शन। जो सेलेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए, वो इतने घोर परीक्षा, घोर छलने के बाद अंदर आते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद अंदर एडमिशन देते हैं कि वो उनका वाकई भी है सफल होना। भारत में भी आईआईटी और आईआईएम के बारे में यही कहानी है। आईआईएम से हालांकि अभी मैंने आईआईएम भारत में बहुत खुल गए, और मेरे एक मित्र का लड़का आईआईएम रायपुर से पढ़ाई किया था। उसको तो जब वहां पे पढ़ाई करने गया तो उसको तो मन हुआ कि वो आधे में ही छोड़ दे, लेकिन किसी ने क्योंकि नाम से वो डिग्री लेनी थी, उसने वो डिग्री पूरी की। मुझे नहीं मालूम एक्चुअल क्या है, लेकिन ऐसा उसका अनुभव रहा है। खैर, ये तो बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि कई जो यूनिवर्सिटीज होती है भारत में, विशेषकर जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, वो लोग अपने पे एवरेज पे चेक दिखाते हैं एडमिशन के लिए लोअर करने के लोगों को। तो और कई लोग इसके उसमें भी फंस जाते हैं कि भाई हम अगर इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो हमको अच्छा पे चेक मिलेगा, इस पास आउट करेंगे तो अच्छा चेक मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगी, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता हो, ऐसा इसके कोई प्रमाण है नहीं। तो यदि आप किसी यूनिवर्सिटी या में एमबीए की डिग्री या कुछ पढ़ना चाहें, तो आप पे चेक के बजाय किसी और कारण से ज्ञानवर्धन के लिए है, इसलिए उसको चूज करें। या फिर अपने डिग्री एक तमगा अंक और बढ़ाने के लिए इसलिए करें। इसलिए नहीं करें कि उनसे आपको बेटर चेक मिलेगा, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है आज के दिन में। यहाँ पे मैं एक बात और कह दूं कि आज से 25 30 साल पहले, जब मैं 40 साल पहले जब मैं स्टडी करने आया था, जब मैंने मतलब ग्रेजुएशन के लिए मैंने एडमिशन वगैरह लिया था, तो उस समय जो एमबीए आईआईएम्स वगैरह के एमबीए के, इनके बड़े टफ टेस्ट होते थे, और उसमें जो जेन्यून, रियली जेन्यून टैलेंटेड लड़के जाते थे। लेकिन अब मैंने कहीं पढ़ा है, मेरी ओपिनियन नहीं है, हालांकि आप मुझसे डिसएग्री भी हो सकते हैं, कि अब जो आईआईएम्स और आईआईटीज में टॉप कुछ को छोड़ दीजिए, मतलब अगर वो 5,000 लेते हैं तो 500 करीब 10 15% को छोड़ दीजिए, रियली टैलेंटेड होते हैं। बाकी तो जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ये। उनको किस तरह से कैट या जीईटी क्रैक करना है, उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो वास्तव में इनमें से सारे टैलेंटेड होते हैं, ये कोई कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसके बारे में कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी अ, इस पे जरूर विचार किया जाना चाहिए कि नेचुरल टैलेंट आए, नॉट कि ना कि मैन्युफैक्चर टैलेंट आए। ये अगेन मेरे व्यक्तिगत विचार है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, और ये किसी के खिलाफ नहीं है। उन सभी जो आईआईटी आईआईएम्स में आते हैं, डेफिनेटली वो ब्रिलियंट लोग ही होते हैं। अन्यथा पढ़कर भी
आईआईटी क्रैक नहीं किया जा सकता, आईआईटी आईआईएम का कैट क्रैक नहीं किया जा सकता। तो ये तो आईआईएम्स के बारे में बात हुई। अब एक और बात है कि खुश रहना एक ट्रेट है। आप जन्मजात ही खुश हैं। तो जब कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आप खुश क्यों हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम, जैसा मैंने पिछले एक में कहा था, कि हम ग्लास को आधा भरा हुआ ही देखते हैं, हम खाली नहीं देखते हैं। यानी कि हम हर चीज में पॉजिटिव ही सोचते हैं, और इसकी वजह से हम खुश रहते हैं। हम हर चीज में अच्छा देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें से अच्छा ही खोज लेते हैं, बुराई नहीं देखते हैं, और वो देखकर ही हम खुश रहते हैं। तो और जो दूसरे लोग हैं वो हर चीज में दुखी, उनकी आदत दुखी रहना होती है, जन्नत दुखी होते हैं, तो वो फिर हर चीज में कोई ना कोई रोने का कारण ढूंढ लेते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई बड़ा जॉइंट फैमिली थी, उसके दादाजी एक कोई थे मुखिया। तो उनको थोड़ा कम दिखता था, और वो केवल सबके सम्मानीय सदस्य थे, अकेले रहते थे। तो उनको रोज कुछ न कुछ अच्छा खाना प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, ये लोग ज्यादा अच्छा खाते हैं, मुझे खराब खाना देते हैं या कम खाना देते हैं। तो इससे हमेशा उनको नेगेटिव थॉट ये रहता था कि मुझे खराब और कम खाना दिया जाता है, मतलब जो अच्छे पकवान बनते हैं वो मुझे नहीं दिए जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब परिवार वालों ने सोचा कि उन्होंने जो सारा खाना, सारे पकवान जो बनाए थे वो सारे उनके साथ साथ एक बार उनके सामने रख दिए कि लीजिए अब आप खाइए, हमने सब कुछ रख दिया। उन्होंने जब उतना सारा देखा तो उसने कहा कि जब मेरे को इतना सारा दिया तो बाकी सब लोगों को और कितना अच्छा खाना मिल रहा होगा। यानी कि वहां फिर वो इस बात से दुखी हो गए कि मुझे इतना अच्छा मिल रहा है तो औरों को तो इससे भी ज्यादा अच्छा मिल रहा होगा। तो ये एक जन्मजात ट्रेट है, इसको कोई सिखाया नहीं जा सकता है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कई लोग पुस्तकें भी लिखते हैं, और ये जो पुस्तकें होती हैं इनसे इनको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से ही लेना चाहिए। ये केवल अपने अनुभव या दूसरों के अनुभव के आधार पर ये लिख देते हैं, जो आप पर फिट बैठे या ना बैठे। क्योंकि ये वही लोग लिखते हैं जो सफल, जो खुश रहते हैं या सफल होते हैं, वही लोग पुस्तकें लिखते हैं। क्योंकि जो दुखी लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं वो कभी पुस्तक नहीं लिखते हैं, तो आपको वास्तविकता का से परिचय नहीं होता है। तो अंत में इसके मैं आपको यही कहूंगा कि आप कभी भी कोई काम करना चाहें तो उसमें अपने आप को पहले शीशे में पूरे अच्छी तरह से देख लें, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, और उसके अनुसार आप अपना को भी कार्य शुरू करें। यदि आपकी स्लिम एंड ट्रिम बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो स्विमर बन सकते हैं। तो स्विमर बनने के लिए या किसी भी जो व्यवसाय या कार्य आप चुन रहे हैं, उसके लिए आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि आप उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ना कि रिजल्ट को। अगर आप उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप उसमें ध्यान रखें और वो चूज करें। तो आशा है मैं कुछ आपको मैसेज कन्वे कर पाया हूँगा ये स्विमर्स बॉडी इल्यूशन के बारे में। तो ये मेरे इस सीरीज का दूसरा, आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग का दूसरा एपिसोड में इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर एक और पूर्वाग्रह या इसी तरह की बात लेके मैं आपसे उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।